कि जोड़ का वक्त गुजर गया, तोड़ का वक्त शुरू हो गया। मंसूर एजाज किसके लिए काम करते हैं या क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें अब मालूम करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अदरीस। आज की बड़ी खबर, हुसैन हक्कानी साहब ने इस्तीफा पेश कर दिया था, मगर उससे भी बड़ी खबर हुसैन हक्कानी साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब आगे क्या होगा? वेलकम टू न्यूज़ बीट। इस वक्त की लेटेस्ट खबर आपको ये देनी है कि हुसैन हक्कानी साहब का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के सफीर जो कि अमेरिका में तैनात थे, उनके बारे में चलने वाला स्कैंडल बहुत दिनों से मंजर आम पर है। न्यूज़ बीट पर हम मुसलसल आपको उसके बारे में अपडेट दे रहे थे और ये तमाम मामला इस वक्त एक इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इस वक्त की जो ब्रेकिंग स्टोरी आपने समा पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे देखी होगी वो यही है कि इंतहाई अहम मीटिंग आज हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान की टॉप क़यादत मौजूद थी, अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और हुसैन हक्कानी साहब ने इसी जगह पर अपनी ब्रीफिंग दी और जो अंदरूनी खबरें हमें मिली हैं उसके मुताबिक उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग भी हुई, जिसका उन्होंने जवाब दिया, मगर इस्तीफा उनका कबूल कर लिया गया। और ये बात जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त हुसैन हक्कानी साहब के शायद ट्विटर पे भी आ चुकी है। काफ़ी देर से साहब ट्विटर के थ्रू ही अपना अपडेट दे रहे थे, खुद आके जब से वो पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, मगर ये पूरा मामला जिसको शुरू में पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कहकर झुठला दिया था कि ये एक झूठी खबर है, मफरूज़े के ऊपर है, हुसैन हक्कानी साहब के इस्तीफे के बाद अब ये कैसी खबर है और क्या ये खबर आइंदा आने वाले दिनों की कुछ जो होने वाला है उसके बारे में भी कोई खबर देने वाली है। हम बहुत सारे अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, मगर आज हम न्यूज़ बीट के हवाले से कुछ सवालात पहले से उठाना चाहते थे। अभी इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है और इस इस्तीफे के साथ साथ जो इंक्वायरी होगी उसी में हम चाहेंगे कि ये सवालात उठाए जाएँ। हमारे सवालात ये हैं, माइक मुलन ने पहले इस खत से इनकार क्यों किया और बाद में इस खत के मिलने का इकरार क्यों किया? जनरल जेम्स जोन्स ने बगैर तस्दीक के किस तरह ये खत आगे माइक मुलन को भिजवा दिया था? ज़ाहिर उनके पास कोई खत आया था तो उन्होंने अपने तय कुछ तस्दीक की होगी। हुकूमत इस खत को साजिश करार देती रही। अगर ये साजिश है तो इस साजिश के पीछे कौन है, उनको बेनकाब किया जाए। अगर खत की खबर गलत है तो हुकूमत ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? हुसैन हक्कानी को श्रीलंका में पाकिस्तानी सफीर के ओहदे से क्यों हटाया गया था और क्या इस मामले में सिर्फ हुसैन हक्कानी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा? ये भी कहा जा रहा है कि शुजा पाशा साहब की लंदन में मुलाकात हो गई थी मंसूर एजाज साहब से। आज जब हमने मंसूर एजाज साहब से बात की तो वो यही कहते रहे कि वो इंतहाई बेताब हैं कि वो पाकिस्तान आकर अपनी तरफ की जो उनकी स्टोरी है, जो भी उनके पास सबूत हैं, जो वो कहते हैं कि वो पहले शुजा पाशा साहब को दे चुके हैं, वो आकर पेश करें। वो बज़िद हैं कि उन्होंने जो जो बात की वो हरफन एक एक चीज़ उसमें सच्ची है। आगे क्या होने जा रहा है, सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है, मगर इस मेमो के हवाले से भाई आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 2 मई को एबटाबाद में होने वाले अमरीकी ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन की हलाकत ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। पूरी कौम सन्नाटे में थी। आखिर ये किस तरह मुमकिन था कि ओसामा बिन लादेन 5 साल से अपने बीवी बच्चों समेत एबटाबाद में रह रहा था और किसी को इल्म ही नहीं था, और फिर 4 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तान के अंदर आकर इसके खिलाफ ऑपरेशन किया, उसका भी किसी को पता न चल सका। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस मामले पर सख्त दबाव का शिकार थी और 3-4 रोज तक उसकी जानिब से किसी रद्द अमल का इजहार ना किया गया। मगर इस ऑपरेशन के अगले ही रोज पाकिस्तानी वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने इस ऑपरेशन को एक अजीम कामयाबी करार दिया और कहा कि अमेरिका ने हमारी पॉलिसी के तहत ऑपरेशन किया। और 3 मई को सदर जरदारी ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा जिसमें इस ऑपरेशन की तारीफ करते हुए उसामा बिन लादेन की हलाकत को दुनिया में बुराई के महवर का खात्मा करार दिया गया। जबकि इसी दिन अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी इंटेलिजेंस की नाकामी है और इसकी तहकीकात करवाई जाएगी। इस ऑपरेशन के 8 दिन बाद 10 मई को अमरीकी ताजिर मंसूर एजाज ने मुबैना तौर पर
पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एडमिरल माइक मोलन को एक खत पहुंचाया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी फौज सिविलियन हुकूमत को खत्म कर सकती है और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से मदद मांगी गई थी। अगर हम बैनुल अक़वामी अखबारात का जायजा लें तो हमें नजर आता है कि 10 मई के बाद हैरत अंगेज तौर पर दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा का एक तूफान आ गया था। 10 अक्टूबर को मंसूर एजाज ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में इस मेमो के बारे में जब इंकशाफ किया तो पाकिस्तानी सियासत में एक तहलका मच गया। पहले तो माइक मोलन इस खत से इनकार करते रहे, मगर बाद में उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उन्हें यह खत पहुंचाया गया था। इस खत ने हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी को इस मामले की तहकीकात के लिए वापस पाकिस्तान बुला लिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि 3-4 दिन के अंदर अंदर इस मामले की तहकीकात करवाई जाए, वरना वो खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मगर लगता यही है कि हस्बे रिवायत इस मामले के लिए भी एक और तहकीकाती कमीशन बनाकर इसे सर्द खाने में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी वाक़ये के हकायक अवाम तक पहुंचने नहीं दिए गए। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर इंतहाई अहम एनालिसिस देने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू इम्तियाज सफदर साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब में। अंसार अब्बासी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, खसूसी तौर पे इस वाक़े के हवाले से आपकी खबरें भी शाया होती रही। और हसन इकबाल साहब सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमें लाहौर से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी अंसार अब्बासी साहब, इस्तीफ़े का कबूल हो जाना किस बात का कह रहा है कि गिल्टी हैं क्या हुसैन हक्कानी साहब? देखें, ये तो ज़ाहिर है अभी डिटरमिन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मसला बहुत सीरियस हो गया है, पहले से भी ज़्यादा बहुत सीरियस हो गया है, क्योंकि बहुत से चैनल्स में ये चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया इनसे, आल्दो उन्होंने ऑफ़र किया था लेटर में, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना कि स्मोक विदाउट फायर वाली बात, कि फायर था तो ये स्मोक है, और अगर कुछ ना होता तो कम से कम रेजिग्नेशन ना होता। और फिर जो कि पहले हम सबको पता है कि जिस किस्म का एविडेंस ऑलरेडी एजाज मंसूर की अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह कि वो बंदा क्रेडिबल है कि नहीं, या उसके ऊपर वो तो कहता है कि मैं तो अमेरिकन हूँ, आई एम नॉट पाकिस्तानी, और मैंने अमेरिका के इंटरेस्ट को वॉच करना है। सो हमें उससे मतलब कोई नहीं, और बहुत से लोग ज़ाहिर है चाह रहे हैं कि हम उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि एक मेमो इशू हुआ, उस मेमो में हमारे एम्बेसडर का नाम लिया गया, और वो किस हद तक सच है। अगर वो बिल्कुल झूठ होता तो रेजिग्नेशन की कोई मेरा नहीं ख्याल कि तुक बनती थी। सो मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत ही सीरियस हो गया इशू, और अब इट इज़ ऑल द मोर रिक्वायर्ड कि जी हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पहले इन्वेस्टिगेशन हो, जो कि टेक्निकली साउंड लोग इन्वेस्टिगेट करें, लाइक ISI के जिसमें लोग हों, जिसमें FIA के लोग हों, जिसमें MI के लोग हों, जिसमें IB के लोग हों, जिसमें एक दो पुलिस के लोग हो जाएं, वो इन्वेस्टिगेट करें ताकि इस पूरे केस को जो कमीशन की बात की थी मियां नवाज शरीफ ने, आप उस तरीके के लेवल की कमीशन असल में खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि ये डिटरमिन करना हो कि क्या अब हमने आर्टिकल 6 के तहत प्रोसीड करना है किसी के अगेंस्ट के नहीं। और अगर फ़र्ज़ करें हक्कानी साहब की इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली उनके ऊपर चार्ज लगेगा। जब वो चार्ज लगेगा तो फिर उसमें एक जो ये एलिगेशन है कि प्रेसिडेंट जरदारी का नाम लिया गया उस मेमो में क्लियरली, और एजाज मंसूर अभी भी कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि मेरा बॉस, मैंने उनसे बात की, और सो वो भी इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है। सो कल से ज़्यादा अक्टूबर 10 के बाद जो कंसर्न था, मेरा ख्याल है कि आज ये कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा कंसर्न और सब लोगों का बढ़ गया होगा कि अब सच पूरे का पूरा सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। इम्तियाज सफदर साहब, क्या आप लोग सच सामने लेकर आएंगे? अभी तक जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी, कुछ एनालिस्ट ने कर दी, तो आप लोग यही कहते रहे हैं कि तनकीद हो रही है। बाद में ये भी कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कि बाद में नवाज शरीफ क्या करेंगे अगर मेमो झूठा साबित हो गया। अब आपको ये मामला कहाँ पे खड़ा नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि मैं अपने भाई की बातों को एंडोर्स करता हूँ कि ये इंतहाई संजीदा मसला है और बड़ा इसमें हाई पावर्ड कमीशन बनना चाहिए। इसमें इंक्वायरी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है, हमने रिज़ाइन जो है इसीलिए लिया है कि इसमें इंक्वायरी जो है ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। ये रिज़ाइन लिया है आपने? नहीं, रिज़ाइन हो गया है ना। मगर किस तरह हुआ? आपको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन? अभी तो प्राइम मिनिस्टर का आ गया है ना कि रिज़ाइन लिया गया है, इसलिए रिज़ाइन लिया गया है कि इस लिया गया है ताकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और कौम के सामने सारे वाक़यात आएँ,
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے گی، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیا جائے، ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا اور قوم کے سامنے حکومت سارے واقعات جو ہیں اور تمام جو شواہد ہیں جو ملیں گے حکومت ساری قوم کے آگے وہ لائے گی۔ لیکن امتیاز عبدالرحیم، جیسے کہ ابھی انصار عباس صاحب نے کہا ہے، اس کے امپلیکیشنز کا آپ کو اندازہ ہے کہ اس انکوائری میں کیا کیا بات نکل آ سکتی ہے؟ کس کس کے نام ہوں گے؟ کون سے لوگ اس قابل ہوں گے یا اس لیول کے ہوں گے کہ اتنے حساس معاملے کے اوپر انکوائری کر سکیں، انویسٹیگیٹ یہ کر کوئی سکیں؟ ایسے کسی تھانے میں انکوائری تو نہیں ہوگی، یہ بڑا انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کا لیول وہی ہوگا جتنے یہ سینسٹیو معاملہ ہے اسی لیول پہ اس کو انکوائری کی جائے گی، اور تاکہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام واقعات ایسے ہیں جو ساری قوم کو سامنے آنے چاہیے اور انشاءاللہ حکومت لائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے اس کے ذریعے سارے فیکٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے۔ احسن اقبال صاحب، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ آپ کی جماعت کا اس وقت کیا موقف ہے؟ حسین حقانی صاحب کا استعفیٰ منظور ہو جانا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، میں تو پیپلز پارٹی والوں کے جو لاجک ہے اور ان کی دلیل ہے اس پر حیران ہوں۔ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کوئی احمق قوم ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری عقل ان کے پاس آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب این آر او کا مسئلہ چلا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو این آر او زدہ وزراء ہیں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ آزادانہ تحقیقات ہو سکیں، تو اس وقت ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ جناب یہ سارے الزامات ہیں، جب تک الزامات ثابت نہ ہو جائیں ہم کیسے استعفے دے سکتے ہیں، اور ہم یہ کہتے تھے کہ آپ تحقیقات کو آزادانہ طور پر ہونے کے لیے اپنے عہدوں سے جو بااثر عہدے ہیں علیحدہ ہو جائیے۔ اور یہ بڑے شور سے اور مد سے اس بات کا دفاع کرتے تھے کہ نہیں جناب، محض الزام کی بنیاد پر ہم اپنے عہدے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس کیس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چونکہ آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تھیں اس لیے ہم نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو استعفیٰ لینا ہے یہ ایک قسم کی انڈائٹمنٹ ہی ہوتی ہے، اور میں آپ کو اپنی جو تھوڑی بہت بین الاقوامی امور کی سمجھ بوجھ ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا، میں آپ کو یہ بات بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کمزور سے کمزور سفیر بھی اپنی حدود کو جانتا ہے، اور اس میمو کے اندر جتنی باتیں لکھی گئی ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کا کتنا بھی احمق سے بے وقوف کوئی سفیر ہو وہ یہ باتیں اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی دسترس میں اس کے ڈیلیوریبلز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس میمو میں جو کہا گیا ہے کہ ہم سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کو تبدیل کر دیں گے، کس طرح کوئی سفیر یہ بات اپنے پاس سے لکھ سکتا ہے جب تک کہ اسے اوپر سے تو احسن اقبال صاحب، کون ان کو اشارہ دے گا؟ آپ کے خیال سے حسین حقانی صاحب کس کی بیکنگ پہ یہ بات کر سکتے ہیں اگر یہ بات کہی گئی ہے تو؟ دیکھیے، یہ بات تو اب روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ وہ پرائم منسٹر بھی اس لوپ میں نہیں تھے، براہ راست ان کو صدر مملکت اپنا بریف دیا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی اگر آزادانہ تحقیقات ہوں گی تو جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو کھرا ہے یا اس کا جو نشان ہے، پیروں کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ایوان صدر تک جائیں گے، اور اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اس کے ذریعے جو مدرجات ہیں، کوشش کی گئی کہ پاکستان کے مسلح اداروں کو، پاکستان کی فوج کو اس کا کنٹرول غیر ممالک کو دیا جائے، یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک یا نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کا بہت سنگین جرم ہے، اور یہ چیز ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی ٹینڈر کے اندر $100 ملین کمیشن لے لیا، یہ پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کا بات ہے۔ پاکستان کی 5-6 لاکھ کی فوج ہے جس میں آج جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو کوئی جوان سیاچن کے پہاڑیوں پر کھڑے اس وطن کا دفاع کر رہے ہیں، کوئی مکران کی ساحل پر ہیں، کوئی ریگستان کے اندر ہیں، وہ قبائلی علاقوں میں اپنی ہتھیلی جہاں پر جان رکھ کے وہ اس قوم کے دفاع کے لیے ایک مخلص ہو کے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے ان کی اس جو قوم کے جذبہ ہے اس کا سودا بیرونی طاقتوں کو کوئی کرے، یہ تو ایک ایسا گھنونا جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کی جو آزادانہ تحقیقات ہیں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کمیشن بنے، اور وہ کمیشن جتنے بھی پاکستان کے وسائل ہیں انٹیلیجنس کے، چاہے وہ ISI کے ذریعے ہوں